Hello everyone, welcome to Prakash Nursing Academy. So in this video today we will discuss about Nursing Foundation 1 का हमारा जो यूनिट 10 है, प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर इन्वायरमेंट। आज इसको हम लोग वन शॉट में देखेंगे। ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 से लेकर 9 तक अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का वीडियो। प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर इन्वायरमेंट जो है, उसमें हेल्थ केयर इन्वायरमेंट डैट मीन्स के रिलेटेड है हॉस्पिटल में, तो उसमें सेफ्टी पेशेंट को कैसे एक सेफ इन्वायरमेंट दिया जाए, कैसे उसे फॉल होने से बचाया जाए, इंजरी उनको ना हो। बेसिकली इस चैप्टर में यही हम लोग पढ़ेंगे। इसमें रीस्ट्रेन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हेल्थ केयर इन्वायरमेंट हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है किसको? तो सबसे ज़्यादा सेफ्टी अगर देखें तो पेशेंट को गिरने सबसे बचाना है। तो क्या बोलता है, पेशेंट सेफ्टी इज डिफाइंड एज एसेंशियल पार्ट ऑफ नर्सिंग। पेशेंट को सेफ्टी देना नर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसका एम है कि कोई भी एरर ना हो, कोई गलतियाँ ना हो जिससे पेशेंट को हार्म पहुँचे। अकॉर्डिंग टू जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, पेशेंट के सेफ्टी के लिए कुछ पॉइंट्स दिए जो हमें ध्यान रखना चाहिए। बी अवेयर, लुक अलाइक, साउंड अलाइक मेडिकेशन जो नेम है, इससे क्या होता है कि कई सारे मेडिकेशन जो है वो जैसे कि वैलोसाइक्लोवीर और वैलोगेसाइक्लोवीर ऐसा मेडिसिन, उनका काम दूसरा है, नाम एक जैसा मिलता है। तो कई बार जो है वो नर्स को लगता है कि फिजिशियन जो एडवाइस दिए वो मेडिसिन कोई और था और नाम मिलता जुलता होने से बहुत ज़्यादा एरर होता है। अब अगर मेडिकेशन हमें फीवर का देना था और हम लोगों ने किसी और का दे दें तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा उसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, जिससे पेशेंट को हार्म हो सकता है। तो एक जैसी पैकिंग वाली या फिर एक जैसी नाम वाली मेडिकेशन के नेम से हमें अवेयर रहना है, हमें अच्छे से सुनना है बातों को और देखना है कि हाँ कौन सा मेडिसिन का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। कई बार कंफ्यूज हो जाती है नर्स और मेडिकेशन देना था किसको और दे देती है किसी और को, तो उसको आइडेंटिफिकेशन करके रखना है ताकि उनको हार्म ना पहुंचे। एक्सप्लेन इन डिटेल ड्यूरिंग पेशेंट हैंड टेक ओवर। जब आप किसी दूसरे नर्स को हैंड टेक ओवर देंगे तो उसके बारे में जो पेशेंट का कंडीशन है दूसरे नर्स को पूरा बता देना है। ये रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड में हम लोग देख चुके हैं, आप नहीं देखें प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। करेक्ट प्रोसीजर, करेक्ट बॉडी साइड, जैसे कि जो भी प्रोसीजर, हमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है तो ऐसा नहीं है कि हम IV दे देंगे इंट्रावेनस, हमें करेक्ट साइट पे ही प्रोसीजर करना है। केयरफुल अवॉइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि इससे कई बार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ट अटैक के सब आने की चांसेस रहती है इलेक्ट्रोलाइट अगर इम्बैलेंस हो तो ये सारी चीज़ों को करने आना चाहिए केयरफुली। प्रॉपर ट्रीटमेंट ड्यूरिंग शिफ्टिंग। अब जब आपका शिफ्टिंग चल रहा है 6 से 8 आवर, तो उसमें आपको सभी को प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है, कोई काम चोरी नहीं करनी है। अवॉइड कैथेटर ट्यूबिंग, जैसे कि इसमें अगर थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ कि आपका नाइट शिफ्टिंग है और आपको नींद आ रहा है, पेशेंट की कंडीशन डेंजरस है, तो उस टाइम आपको सोना नहीं है, उनको ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट आता है अवॉइड कैथेटर एंड ट्यूबिंग, जो है उसका रॉन्ग कनेक्शन करने से आपको बचना है। जैसे कि 3 लूमेन इस सब का होता है तो उनको कनेक्ट करना होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसको किस चीज़ में कनेक्ट करना है। सिंगल यूज ऑफ इंजेक्शन सिरिंज जो है एक ही बार यूज होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन से बचे, हम लोग पहले भी देखे थे। हैंड हाइजीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हैंड हाइजीन, इससे सबसे फर्स्ट ये प्रिवेंटेबल माना जाता है इन्फेक्शन से बचने के लिए। प्रॉपर डिस्पोजेबल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि हम लोग देखें पिछले यूनिट में, वो अच्छे से होना चाहिए ताकि उसके वजह से कोई इन्फेक्शन ना फैले। और गुड हाउसकीपिंग, सामान का अरेंजमेंट जो है, जैसे कि बेड साइड में सारी चीज़ों को हटा के रखे ताकि पेशेंट ये सब गिरे ना। प्रैक्टिकल सर्जिकल सेफ्टी गाइडलाइन, लाइक अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है तो मार्क जहाँ पे ऑपरेशन होना है वहीं पे कीजिए, क्योंकि जो सर्जन होते हैं उनको सीधा मार्क सब कर को नर्स को ही देना होता है, तो वो सारी जो गाइडलाइन है वो आपको ही अच्छे से करना होगा। नहीं तो अगर आप गलत साइड अगर मार्क करते हैं तो गलत साइड पे ऑपरेशन होगी, जो कि बहुत ब्लंडर मिस्टेक होगा। तो ये था प्रैक्टिस पेशेंट के सेफ्टी के लिए, जो कि WHO दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
ये है बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस अकॉर्डिंग टू आईएनसी। इसमें फिजिकल इन्वायरमेंट हमें नेक्स्ट देखना है और ये एग्जाम में पूछता है। तो इसमें ये क्या है फिजिकल इन्वायरमेंट? अगर इंट्रो देखें तो फिजिकल इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं? इसमें इंक्लूड है जो लैंड होता है, एयर या फिर वाटर, प्लांट और एनिमल, जानवर भी इसमें आते हैं, बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी जैसे हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, सारे फिजिकल इन्वायरमेंट में आएंगे। और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस लाइक वाटर, ये सब देखे थे, ये सब को हम लोग फिजिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं, जो कि प्रोवाइड करता है बेसिक नीड एंड इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के लिए ये फिजिकल इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी अभी हॉस्टल में रह रहे हैं तो एक तरह का फिजिकल इन्वायरमेंट ही है। तो हमें तो देखना है ये रिलेटेड टू हॉस्पिटल। तो अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड इन्वायरमेंट को हम लोग डेफिनेशन देखें तो आपको लिखना होगा कि फिजिकल इन्वायरमेंट इन द हॉस्पिटल डिफाइन एज हॉस्पिटल की सर्विस कैसी है। डेट शुड बी क्लीन, जो कि साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है पेशेंट का फिजिकल, लाइक कहीं वो गिरे ना, अगर अच्छे से अरेंजमेंट होगा पेशेंट का तो उनका फिजिकली हार्म नहीं होगी। और इमोशनल, जैसे कि अगर इन्वायरमेंट अगर हॉस्पिटल का क्लीन ना हो तो इमोशनली कितना मतलब मेंटली भी इंसान उसको अच्छा फील नहीं होता है। तो वो अगर सही रहेगा तो फिजिकल एंड इमोशनल वेल बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट है फिजिकल इन्वायरमेंट। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है जो कि आप सिलेबस में पढ़ना है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नॉइज, वेंटिलेशन, लाइट, ऑर्डर एंड पेस्ट कंट्रोल। एक एक करके देख लेते हैं, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है। टेम्परेचर क्या है? इसमें इंक्लूड होता है फॉलोइंग फैक्टर को हमें देखना है कि जनरली हॉस्पिटल में वार्मर रूम की रिक्वायरमेंट होती है इन्फेंट एंड एडल्ट के लिए। कितना होना चाहिए वो टेम्परेचर? इंपॉर्टेंट है, इससे नॉर्थ में भी क्वेश्चन आया है। 48 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 47 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में देखें तो 21 से 24, बुक में 1-2 डिग्री इधर उधर मिलेगा, लेकिन इसी के रेंज में रहेगा। तो इतना होना चाहिए। लेकिन आप अगर हॉस्पिटल गए होंगे तो क्रिटिकल केयर जो आईसीयू होता है, फिर ऑपरेटिंग रूम होता है, उसमें थोड़ा सा स्लाइटली कूल टेम्परेचर चाहिए होता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ह्यूमिडिटी में हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑपरेशन एरिया होती है उस पे जो स्कैब आने में हेल्पफुल रहता है, तो उसमें थोड़ा कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसे ये हमें इतना मेंटेन करके रखना है नॉर्मली। नेक्स्ट हम लोग ह्यूमिडिटी अगर देखें तो ये क्या है कि इट इज़ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जो वाटर का जो वेपर छोटे छोटे कण के रूप में जो एयर में होते हैं उसी को हम लोग मॉइस्चर या फिर ह्यूमिडिटी बोलते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर एयर में वाटर का छोटे छोटे जो सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं। मॉइस्चर इज एयर रिक्वायर फॉर गुड हेल्थ, मतलब ये बोल रहा है, आपको लग रहा है कि मॉइस्चर क्यों मतलब इम्पॉर्टेंट है? तो गुड हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। कैसे? ये प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ स्कैब फ्रॉम कोagulated ब्लड। पपड़ी टाइप आप देखते हैं ना किसी भी इंजरी पार्ट में, जो पपड़ी टाइप जो कोagulation ब्लड का होता है, जब वो ठीक होते रहता है वुंड, तो उसमें मॉइस्चर इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है वो बैक्टीरिया, जो एयरबोर्न वायरस बैक्टीरिया होते हैं, उसके भी स्प्रेड को रोकता है, ग्रोथ होने से बचाता है, उसके लाइफ टाइम को रोक देता है। कितना रिक्वायरमेंट है ह्यूमिडिटी, जो कि एयर में वाटर का सूक्ष्म पार्टिकल होना चाहिए। तो ये नॉर्मली 40 से 60 RH। RH का मतलब क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसका होता है, इसका मतलब। तो ये इतना चाहिए, डेट मीन्स कि एयर में 40% वाटर का सूक्ष्म पार्टिकल होना चाहिए, 40 या 60%। नेक्स्ट आता है नॉइज। नॉइज कितना होना चाहिए? सर्कुलेशन। तो अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो नॉइज लेवल जो है हॉस्पिटल में 35 डेसिबल ये यूनिट है। ये नॉइज को ये करने मेजर करने का ड्यूरिंग डे, मतलब 35 डेसिबल होना चाहिए। WHO आइडेंटिफाई किया है कि अगर अनडिजायरेबल एक्सेसिव नॉइज अगर हॉस्पिटल में हो तो वो एनोयंस, मतलब पेशेंट उसे चिढ़ता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है और फटीग होता है। इससे पहले वाले भी चैप्टर में हम लोग अच्छे से देखें। तो 35 डेसिबल हमें मेंटेन करके रखना, और हमें कोशिश ये करना है कि वहाँ पे नॉइज हो ही ना, क्योंकि पेशेंट ऐसे ही इमोशनली डिस्टर्ब रहता है, उनको रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर वहाँ पे नॉइज होगी तो वो अच्छा फील नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है वेंटिलेशन। तो हॉस्पिटल रूम शुड बी प्रॉपर वेंटिलेट, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई फ्रेश एयर। वेंटिलेशन का मतलब क्या है कि खिड़की ये सब होना चाहिए,
ताकि एयर जो है वो इधर से उधर हो सके। उससे क्या होता है कि हॉस्पिटल, उससे जो भी एयर बॉर्न वायरस ये सब जो होते हैं, जो सांस, जो इन्फेक्टेड पेशेंट रेस्पिरेशन के थ्रू जो निकालता है या फिर रहता है इन्वायरमेंट में, वो उससे बाहर जाती है, रिमूव होती है। तो वेंटिलेशन का ये रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल में। नेक्स्ट हमारे सिलेबस में लाइट। तो लाइट जो है वो एडिक्वेट लाइट होना चाहिए, परफॉर्म टास्क एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल इंजरी। अगर अंधेरा रहा, पेशेंट को नहीं देखा तो वो गिर सकता है, या फिर ये नर्स को जो रिपोर्ट ये सब लिखना होता है, जो उनको रिकॉर्ड करना होता है, तो उसके लिए भी लाइट हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट है। जो नर्सिंग स्टेशन होता है जहाँ पे नर्सेस रहती हैं, वहाँ पे जो लाइट जो है वो कितना होना चाहिए, 150 से 300 एल्यूवेक्स। इसका मतलब क्या होता है, ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर, कि मतलब स्पेसिफिक एरिया में इतना लाइट चाहिए, उतना दूर में लेवल ऑफ लाइटिंग। ये इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट से, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर में क्या है कि वहाँ का स्मेल, इलनेस, अल्टर पेशेंट सेंसरी ऑब्जर्वेशन। ये इलनेस के वजह से एक तो वो ऐसे ही सेंसरी चीज़ों को परसीव करने में उसको डिफ़िकल्टी होती है, और ऊपर से जो हॉस्पिटल में बेड पैन होते हैं जिसमें स्टूल और यूरिन जो है वो कलेक्ट किया जाता है, जो पेशेंट वॉशरूम नहीं जा सकते, यूरिनल से, जो कि बेसिकली मेल पेशेंट को यूरिन पास करने के लिए जो बेड रिडन है उनको यूज किया जाता है, या फिर वुंड, ये सब से जो सोर्सेस है वो अनप्लीजेंट, खराब, बदबूदार जो है उसका स्मेल होता है। तो इसे कैसे कंट्रोल करना है कि इफिशियंटली कंट्रोल, गुड वेंटिलेशन एक तो होना चाहिए, जो कि हम लोग पहले देखें, एंड क्लीननेस, हमेशा उसे वहाँ पे उन सारी चीज़ों को जो है जैसे ही यूज किया उसे हटा के क्लीन कर देना है। तो इस तरह से ऑर्डर भी वहाँ का सही होना चाहिए। पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट क्या होता है कि हार्मफुल इंसेक्ट, जो कि हमारे जो कीड़े होते हैं वो अगर ग्रोथ करे तो हमारे हेल्थ के लिए जो है वो हार्मफुल होता है, तो उसे कैसे हटाना है। तो पेस्ट कंट्रोल प्रोवाइड फ्रॉम द हार्मफुल इंसेक्ट जो कि कॉज पब्लिक हेल्थ इशू, जैसा कि मैं आपको बताई। तो सम प्रिवेंटिव मेजर है, कैसे पेस्ट को रोका जा सकता है उस इंसेक्ट को ग्रोथ होने से। तो एनी सोर्सेस ऑफ फूड, वाटर जो है उसे रिमूव वहाँ से कीजिए, जैसे ही यूज किए पेशेंट को खाने के लिए तो उसे हटा दीजिए। जो कचरा होता है डेली डिस्पोज यूजिंग टाइटली, उसका ढक्कन जो है अच्छे से क्लोज होना चाहिए, वो टाइम टू टाइम उसे हटाइए। इस तरह से पेस्ट कंट्रोल किया जा सकता है ताकि इंसेक्ट वहाँ पे ग्रोथ ही ना करे। सो फिजिकल एनवायरनमेंट में इतना ही चीज़ें पढ़ना था, और इम्पॉर्टेंट है सारे इस डिफाइन करके और एक एक चीज़ों को आपको लिख देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को। नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ फिजिकल हैजार्ड फायर एक्सीडेंट। इंपॉर्टेंट में इससे हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। तो इसमें क्या है, हैजार्ड का मतलब क्या होता है कि खतरा, जो फिजिकल इन्वायरमेंट में खतरा उसे कैसे कम करना है। तो ये अकर हो सकता है मैकेनिकल प्लांट्स मतलब यहाँ पे पौधा नहीं बोल रहा है, जो वहाँ पे इक्विपमेंट ये सब है वो सारी चीज़ों को अरेंज करके रखने के लिए बोल रहा है, तो उससे खतरा हो सकता है। हॉस्पिटल किचन में जो गैस ये सब यूज होते हैं वहाँ पे भी हो सकता है। लॉन्ड्री या डायग्नोस्टिक एरिया में ये खतरा हैजार्ड्स हो सकती है। पीपुल जो वल्नरेबल है हॉस्पिटल में खतरा के लिए, हैजार्ड्स के लिए, वो 3 कैटेगरी के हैं। जो वहाँ पे रहते हैं बस उसी को लिख देना। तो सबसे पहले तो पेशेंट आता है हॉस्पिटल में जो कि बीमार रहता है, हॉस्पिटल स्टाफ जो कि उनका वहीं पे काम ही करना है, जैसे हम लोग तो वहाँ पे ही रहते, तो उनको भी खतरा हो सकती है। एंड जो पेशेंट के विजिटर होते हैं, जो उनके लिए वरी होते हैं, वो भी उस हैजार्ड्स में आ सकते हैं। तो एवरी हॉस्पिटल जो है, सभी हॉस्पिटल में फॉर्मुलेट रिमेन अलर्ट अल्टरनेटिव प्रिवेंट फिजिकल हैजार्ड्स। कोई भी फिजिकल इन्वायरमेंट में खतरा है तो उससे बचने के लिए वहाँ पे सारी चीज़ें फॉर्मुलेट होना चाहिए, और वो कैसे होना चाहिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है फायर एक्सीडेंट के बारे में, अच्छे फायर और जो एक्सीडेंट होता है उसके बारे में। तो फायर में कुछ प्रिवेंटिव मेजर है उसको देख लेते हैं। अगर एक बैग आग लग जाए हॉस्पिटल में तो क्या करना है। तो पॉलिसी रिगार्डिंग द प्रिवेंटिंग हॉस्पिटल हैजार्ड शुड बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। जैसे कि कोड होता है कि अगर आग लगी उसके लिए टीम होते हैं, अगर वो अलार्म बजे तो वो सारे लोग आके और आग बुझाते हैं, फिर एक्सटिंग्यूशर ये सब होता है जो कि आगे देखेंगे। तो वो सब होना चाहिए हर एक हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट।
इनकॉम्बस्टिबल मतलब कि या फिर फ्लेम प्रूफ अग्निरोधक, और ऐसे भी ऐसे सारा हॉस्पिटल ऐसा ही होता है आजकल। कोई पुआल का घर ये सब तो है नहीं जिससे कि आग लगे, तो मतलब वो अग्निरोधक बिल्डिंग होना चाहिए जो कि ईंटें सब का होता है। मटेरियल शुड बी यूज फॉर हॉस्पिटल, और जो भी मटेरियल यूज किया जा रहा है वहाँ पे वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो फायर प्रूफ, आग से वो बचे। एक्सीडेंट फायर कैन बी प्रिवेंटेड प्रोपरली सिलेक्टिंग इंस्टॉलिंग इक्विपमेंट, मतलब वहाँ पे सारा इक्विपमेंट होना चाहिए, लाइक फायर जो एक्सटिंग्यूशर जो कि हम लोग आगे देखेंगे वो सब वहाँ पे इंस्टॉल लगे हुए होना चाहिए। इंटरनल फायर अलार्म सिस्टम, जो कि अगर आग लग जाती है हॉस्पिटल में तो अलार्म कौन सा होता है, रेड बजाना होता है, जिससे जो भी फायर के लिए जो वहाँ पे टीम वर्कर होते हैं वो जल्द से आके आग बुझाते हैं। शुड बी इक्विप्ड इन द हॉस्पिटल, गिव इमीडिएट नोटिस हॉस्पिटल स्टाफ, और वो टेकिंग रिक्वायर्ड एक्शन, जो एक्शन उन्हें लेना चाहिए वो मतलब आग आके वहाँ पे बुझाते हैं। तो अगर फायर सेफ्टी देखें तो हॉस्पिटल में क्या होता है, एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना होता है, फायर को बुझाने के लिए यूज करते हैं हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर। रिमेंबर कैसे रखना है, इसे यूज कैसे करते हैं आपको मैं दिखा भी दूंगी वीडियो में, और देख लेते हैं। इसका पास जो है वो ट्रिक है याद रखने के लिए, इसका पी से होता है कि पुल द पिन, और ए से होता है एम द नोजल, जो है उसको फायर पे इस तरह से एम करना है सबसे पहले जहाँ पे फायर है, और उसके बाद हैंडल होता है ऊपर से उसे स्क्वीज मतलब उसे चापना है, और उसके बाद जो है ए से स्वीप द नोजल, और आग को ऐसे ऐसे कीजिएगा तभी बुझेगा। तो इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर जो कि यहाँ पे जो पिन है उसको हटा करके और इसको खींचना होता है, फिर ये जो नोजल है दिख रहा है इसको हटा के और जहाँ पे फायर है उस पर एम करना है, फिर इसके बाद जो हैंडल है, आपको हैंडल जो दिख रहा है उसको स्क्वीज करना होगा, नोजल है एक फायर पे इधर उधर करके उस फायर को बुझाना है। तो यही था फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करने का तरीका। एक्सीडेंटल हैजार्ड सेफ्टी, जो कि एक्सीडेंट में हम लोग देखे थे एक्सीडेंट वाला, तो इसमें क्या है कि कोई भी कभी कभी जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है एक बैग से, तो क्या करना है, हॉस्पिटल स्टाफ शुड बी प्रोवाइड पेशेंट, जो भी हॉस्पिटल स्टाफ है वो जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंश्योर सेफ वर्किंग। पहले सबसे पहले उन्हें देखना है कि जहाँ पे पेशेंट है वो सेफ है कि नहीं है, वहाँ पेशेंट गिर वर तो नहीं ना सकता है। एंड मेक यूज गुड बॉडी मैकेनिज्म, उनको ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे बैठा देना, उनको गुड मैकेनिज्म बॉडी मैकेनिज्म देना है, अच्छे से उनको पोजीशन देना है। रिपोर्ट रिलेटेड टू एक्सीडेंट शुड बी इमीडिएट सबमिटेड टू द सेफ्टी कमिटी ऑफ हॉस्पिटल, रिक्वायर्ड स्टेप कैन बी टेकन। अगर जो है एक्सीडेंट कोई हो गया या फिर एक्सीडेंटल चीज़ें वहाँ पे है, लाइक अगर चेयर जो है वो टूटा हुआ है या फिर बेड जो है वो उसकी कंडीशन ख़राब है, तो वो आपको सबमिट करना है, कमेटी को देना है कि ये चीज़ें ख़राब है तो वहाँ पे रहनी चाहिए। अच्छा, यूज स्लिपरी मटेरियल, जिससे कि जो हम लोग जो या फिर पेशेंट जो है जो स्लीपर यूज करेगा वो जो है वो ऐसा रहना चाहिए ताकि पेशेंट गिरे ना, आगे भी हम लोग देखेंगे। एंड स्पिलेज फ्रॉम द फ्लोर क्लीन और प्रिवेंट, अगर कोई चीज़ जैसे ब्लड ये सब अगर फ्लोर पे गिर जाता है तो उसे क्लीन कर देना है ताकि गिरने से बचाया जा सके। ऑल सेफ्टी मेजर जैसे कि साइड रेल्स, इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। रीस्ट्रेन जो होता है, बेल्ट होता है, ये सब जो है हॉस्पिटल में होना चाहिए जिससे कि अवॉइड हो सके फॉल, जो एक्सीडेंटल चीज़ें हैं लाइक गिरने वाली चीज़ें, उससे लोग बचे, पेशेंट बचे। तो ये था हमारा एक्सीडेंटल हैजार्ड सेफ्टी। नेक्स्ट है हमारे सिलेबस में फॉल रिस्क असेसमेंट, ये भी 5 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है यूनिवर्सिटी में। तो ये इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होगी, तो असेसमेंट का मतलब क्या है, फॉल मतलब गिरना, और जो रिस्क है उसे चेक करना कि कौन ऐसा पेशेंट है जिनको गिरने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो ये क्या है, टू मेजर द फाइंड आउट रिस्क ऑफ फॉलिंग, गिरने की कितनी चांस है किसी पेशेंट में उसको चेक करना। असेसमेंट सो इंक्रीज रिस्क ऑफ केयर गिवर रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी प्रिवेंट फॉल रिड्यूस चांस ऑफ इंजरी। ये असेस करता है कि अगर ज़्यादा रिस्क हो तो जो केयर देने वाली जो नर्सेस हैं उनको स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाना चाहिए ताकि वो गिरने से बचे। और क्या अगर ऑब्जेक्टिव देखें क्या एम है फॉल रिस्क असेसमेंट का, क्यों हम इसे चेक करते हैं और कैसे चेक करते हैं हम लोग आगे देखेंगे। तो टू मेंटेन पेशेंट सेफ्टी, ताकि वो गिरे ना, सेफ रहे। रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी, अगर गिरता है तो उसे इंजरी अब कॉज होगी तो उसे बचाना है।
डिटरमाइन वे ऑफ अक्रेंस फॉल्स, पहले से ही कि वो गिरे ही नहीं, ये इस अक्रेंस को ही प्रिवेंट करने के लिए डिटरमाइन करके रखना, असेस करके रखना। इम्प्लीमेंट फॉल प्रिवेंशन प्रोग्राम, और लाइक साइड रेल से सब उठा के रखना है, तो वो सब अगर वो देखती है अनकॉन्शियस पेशेंट को जैसे गिरने के चांसेस ज़्यादा है तो उनको रिस्क है, तो ये सारे प्रोग्राम पहले से ही इम्प्लीमेंट रखें। अब क्या रीजन है फॉल करने का, क्या कारण है, कौन गिर सकता है? तो सबसे पहले जो कॉन्शियस ना हो पेशेंट, अनकॉन्शियस हो, या फिर ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर लाइक उनको फ्रैक्चर हुआ हो या फिर पैरालिसिस की कंडीशन हो, तो हाइपोग्लाइसेमिया, ऑक्सीजन हमारे ये ब्रेन को चाहिए, अगर वो ना मिले तो उस कंडीशन में डिजीनेस से सब चक्करें सब आती है जिससे गिर सकता है। एनीमिया के कंडीशन में भी यही होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि रेड ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को कैरी करता नहीं है, तो अगर ऑक्सीजन सही से नहीं मिले तो डिजीनेस से सब होती है, जिसके कारण एनीमिया वाले पेशेंट भी गिर सकते हैं। विजन, जो जैसे कि जिनका विजन लॉस हो, हाइपोटेंशन में भी चक्करें सब आता है तो वो गिर सकते हैं। ड्रग का एक्शन होता है जिसके कारण कोई ड्रग जो है वो डिजीनेस की कंडीशन में ला देता है, तो आप फार्माकोलॉजी में पढ़िएगा कि बहुत सारे ड्रग का साइड इफेक्ट होता है डिजीनेस, हेडेक के साथ, तो वो पेशेंट गिर सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव, उसमें एनेस्थेसिया का यूज किया जाता है तो उस टाइम पेशेंट गिर सकता है। एजिंग एंड स्लीपिंग हैबिट, लाइक ओल्ड जो पेशेंट है या फिर किसी हम लोग स्लीप डिसऑर्डर में देखे थे कि चलने की जो बीमारी होती है नींद में, तो वो भी गिर सकते हैं, उनको कॉन्शियस तो रहते नहीं है। और पैरालिसिस पेशेंट, क्योंकि उनका बॉडी ठीक से काम नहीं कर रहा है। अनलॉक्ड व्हील चेयर में जो है वो अच्छे से अनलॉक नहीं किया हो तो भी पेशेंट गिर सकता है। वाटर ऑन द फ्लोर पे वाटर है तो नॉर्मली भी इंसान गिर सकता है, तो उस टाइम गिरने की चांसेस होती है। और अगर आप लाइक साड़ी में जो फर्स्ट टाइम पहनते हैं वो गिरते हैं क्योंकि इंटरफेयर कर जाता है वो क्लॉथ, तो इस कंडीशन में जो है वो फॉल हो सकता है, और इसी को असेस करना। तो मेन इंपॉर्टेंट यही है कि तो असेस करते कैसे हैं स्कोर के साथ, और थ्री या फिर 3 से अगर ऊपर आ जाए तो उसको हम लोग जो है वो मानते हैं कि इसका रिस्क ज़्यादा है, और उसके लिए जो भी साइड रेज है सब है, सारा चीज़ को यूज करते हैं। तो असेसमेंट के लिए फर्स्ट हम लोग मोबिलिटी देखते हैं, तो जो कंप्लीटली इमोबाइल है, जो कुछ कर ही नहीं सकता, स्थिर है, वो तो गिरने की चांसेस नहीं है, आप जहाँ पे उसको बैठा दिए वो चुपचाप ही रहेगा। या फिर एम्बुलेंट, मतलब कि एबल टू वॉक विथ नो गेट डिस्टर्बेंट, मतलब अच्छे से बॉडी पोजिशनिंग में चल रहा है तो वो भी नहीं गिर सकता है। और जो एम्बुलेट है मतलब कि उसको किसी असिस्टिव जैसे नर्स की रिक्वायरमेंट है कि उसको ले जाए वॉशरूम, या फिर ट्रांसफर व्हील चेयर ये सब की रिक्वायरमेंट है, तो वो गिर सकता है। तो उसके लिए जब आप चेक करें कि ऐसा पेशेंट है तो आपको 1 स्कोर लिखना है। और अगर एम्बुलेंट अनस्टेडी गेट की, मतलब इसमें तो असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट था, और कोई पेशेंट चलता है लेकिन मतलब वो उनका गेट सही नहीं है, पोस्चर सही नहीं है, वो हिलते डुलते चल रहा है, तो उनको भी रिस्क है, तब आप स्कोर 1 करेंगे। और इसी स्कोर को आप देखेंगे, अगर 3 या फिर 3 से ज़्यादा होता है तो उनके लिए जितने भी फॉल रिस्क मतलब बचाने वाली जो चीज़ है वो सब यूज करना होता है। तो एक तो मोबिलिटी के बेसिस पे स्कोर किया, अब हम लोग मेंटल कंडीशन देख के स्कोर करेंगे। तो कॉमा या फिर अनरिस्पॉन्सिव है तो वो तो वही मोबाइल की, मतलब वो तो जहाँ पे बैठा दिए वहाँ ही रहेगा, तो उसको 0 स्कोर कर दीजिए, क्योंकि उसको गिरने की चांस नहीं, आप जब उसको उठाए बैठाएंगे तभी उठेगा बैठेगा। अगर कोई अलर्ट है, मतलब वो अपने जहाँ पे है वो मतलब सही कंडीशन में है, तो उनको भी गिरने की चांसेस नहीं है, तो स्कोर 0 रखेंगे। डेवलपमेंटरी डिले कि मतलब उनका मेंटली कंडीशन सही नहीं है, तो तब आपको 1 देना है क्योंकि वो गिर सकता है। अब डिसओरिएंटेड, मतलब टाइम क्या है, पहले कहाँ पे है, किसी पर्सन को नहीं पहचान पा रहे, तो वो डिसओरिएंटेड पेशेंट, तो उनको बहुत ज़्यादा चांस होती है गिरने की, तो उनको जो है वो 2 स्कोर देंगे। अब टॉयलेटिंग से रिलेटेड हमें स्कोरिंग करना होता है, लाइक अ नैपीस की, मतलब जैसे बच्चे तो उनको वो तो वहाँ पे ही रहते हैं, नैपकिन का यूज किया जाता है, तो उनको कोई गिरने की चांस है नहीं, वो जहाँ बैठे हैं सोए रहेंगे। इंडिपेंडेंट की, मतलब अपने से वॉशरूम जा सकता है जो पेशेंट, तो उनको भी 0 रखेंगे। लेकिन जिसको असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है उनको 1 देंगे, लाइक उसके रिलेटिव उसको लेके जा रहे हैं, और अगर अकेले से गए तो गिर सकता है। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट विथ यूरिनरी फ्रीक्वेंसी डायरिया, कि मतलब इंडिपेंडेंट है लेकिन उनको बार बार यूरिन आ रहा है, फिर डायरिया के कंडीशन में भी डिजीनेस चक्कर आती है, तो पेशेंट गिर सकता है, तो उनको स्कोरिंग 1 देंगे। हिस्ट्री ऑफ फॉल,
मतलब कि आप जब एडमिशन लिए थे उसी टाइम पे ऐसा पूछना होता है। तो अगर कोई हिस्ट्री नहीं था कि पेशेंट गिरता उरता नहीं है तो उस टाइम आपको 0 देना है। और अगर एडमिशन से पहले आपको मतलब वो बताया कि हाँ ये पेशेंट गिर गया था या फिर वो खुद बताया, तब आपको स्कोरिंग 1 देना है। और ड्यूरिंग एडमिशन ही देखे कि पेशेंट की ऐसी कंडीशन है कि वो गिर रहा है, फॉल हो रहा है, तब आपको स्कोर 2 देना है। मेडिकेशन से रिलेटेड हमें स्कोरिंग करनी है, लाइक एंटी कन्वर्जेंट या फिर ऑपोइड डाययूरेटिक सेडेटिव देते हैं तो सीएनएस को ये सप्रेस करता है, जिसके कारण कॉन्शियस पेशेंट नहीं रहता तो उसमें भी गिरने की चांसेस रहती है, तब स्कोरिंग हम लोग 1 देंगे। तो ये फॉल रिस्क असेसमेंट स्कोरिंग के साथ हमें एग्जाम में अगर आया तो लिखना होगा। इसी स्कोरिंग के बेसिस पे अब हम लोग देखेंगे, सारे चीज़ देखें, और अगर वो फॉल रिस्क 3 से ज़्यादा आ गया तब जो है वो चेतावनी, मतलब कि ये बहुत रिस्की है, तब आपको प्रिवेंशन प्रोग्राम लगाना होगा। स्टार्ट फॉल हाई रिस्क मैनेजमेंट प्लान, साइड रेल से सबका यूज करना होगा, रिएस्ट्रेन इस सब का यूज करना होगा। ये क्या है आगे हम लोग देखेंगे। डिस्कस प्रिवेंशन स्ट्रेटजी विथ फैमिली को भी बताना है कि ये गिरने के इनके ज़्यादा चांसेस है, आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आता है कि फॉल रिस्क अगर आता है एग्जाम में तो नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको लिखना होगा। तो क्या नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिवेंट करने के लिए, क्या मेजर्स है? तो कंप्लीट एंड डॉक्यूमेंट फॉल रिस्क स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट। फॉल रिस्क हुआ है अगर एडमिशन के टाइम पे जैसे पेशेंट गिरा तो आपको उस चीज़ को रिकॉर्ड करके रखना है, असेस करके रखना है, डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट फॉल प्रिवेंशन प्रैक्टिस, और अगर वो पेशेंट गिर रहा था तो आप क्या चीज़ उस पर लागू किए वो चीज़ों को भी आपको डॉक्यूमेंट करना है। ये सब डॉक्टर सब देखते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मॉनिटर चेंज इन पेशेंट मेडिकल कंडीशन, कोई भी कंडीशन जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है तो वो आपको रिकॉर्ड में लिखना होगा। नेक्स्ट है रिपोर्ट फॉल मेडिकल प्रोवाइडर फिजिशियन, अगर वो पेशेंट गिरा है तो जो उनको केयर प्रोवाइड कर रहे लाइक डॉक्टर है सब, तो उनको आपको बता देना है। ऑब्टेन मेडिकल ऑर्डर एज नीडेड, डॉक्टर जैसे कोई भी अब ऑर्डर दिए कि इनके लिए ये चीज़ें करना है तो आपको मानना होगा। एजुकेट पेशेंट इन देयर फैमिली फॉल प्रिवेंशन, लाइक उनको बताना है कि स्लीपर जो है वो फिसलने वाला नहीं होना चाहिए, ये सब का यूज कीजिए क्योंकि ये पेशेंट को गिरने की ज़्यादा चांसेस, तो ये सब आपको एजुकेट करना होगा। ऑब्टेन नीडेड सप्लाई प्रिवेंट फॉल, नीडेड सप्लाई आपको वहाँ पे रखना है, लाइक अ वॉकर जो कि पकड़ के चलने के लिए, या फिर बेड अलार्म भी होता है जो कि अगर पेशेंट मूव करे तो वो अलार्म बज जाता है, जिनको वो चीज़ की रिस्क है तो वो चीज़ को आपको यूज़ करना है, वहाँ पे होना चाहिए ताकि पेशेंट को गिरने से आप बचाए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा सिलेबस में है रोल ऑफ नर्स प्रोवाइडिंग सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट। क्या नर्स का रोल है? तो सबसे पहले जो है नर्स रिस्पॉन्सिबल है हेल्थ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल, उसके हेल्थ के लिए तो वही ज़्यादा उसी के साथ रहती है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे तो देखें तो वो क्यूरेटिव सर्विस देती है ठीक होने के लिए, लेकिन उसको प्रिवेंटिव सर्विस भी वहाँ पे रखना है ताकि आप केयर दे रहे तो उसको और कोई और परेशानी गिरने की वजह से ना हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं इन्वायरमेंट प्ले वाइड रोल प्रमोशन ऑफ हेल्थ। अब कोई भी हो उसकी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है उसके हेल्थ प्रमोशन या फिर हेल्थ को सही रखने के लिए। तो कुछ वे है जो कि नीचे हम लोग देखेंगे। क्रिएट थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट, ट्रीटमेंट के पर्पज से, मतलब उनको ठीक करने के लिए, उनको वेल बीइंग रखने के लिए इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एक नर्स को यूनिट को क्लीन रखना चाहिए, जो वार्ड है। ऑल थिंग्स विच कम कॉन्टैक्ट विद पेशेंट, जैसे कि ये लॉकर, कार्डियक टेबल एंड जो आईवी स्टैंड होता है उसको कार्बोलाइज, मतलब कि सेवलॉन, लाइजॉल, ये सबको यूज करके प्रॉपरली क्लीन रखना है ताकि कोई वहाँ पे बैक्टीरिया ना आए, ग्रोथ ना हो, जिसके कारण पेशेंट को जो है वो और मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट खराब होगा तो उनकी कंडीशन खराब हो सकती है। नेक्स्ट आता है फिजिकल सेटअप। तो फिजिकल सेटअप में क्या देखना है, प्रॉपर सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए पेशेंट के बेड के पास जिससे इंजरी अवॉइड हो सके। एक्स्ट्रा थिंग जो है वो यूनिट से रिमूव करके रखे, जो जरूरी है वही पेशेंट के वार्ड में रखना चाहिए ताकि वो गिरने से बचे। नॉइज फ्री इन्वायरमेंट, रिड्यूस नॉइज इन द वार्ड, रिस्ट्रिक्ट पेशेंट मोर रिलेटिव एंट्री। बहुत ज़्यादा आप देखे होंगे कि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रिलेटिव की एंट्री नहीं दिया जाता क्योंकि वो नॉइज करते हैं या फिर इन्फेक्शन फैला सकते हैं, तो वो सबको आपको रिस्ट्रिक्ट करके नर्स को रखना रहता है। 4 आपको क्या करना है, एक नर्स को एसेप्टिक टेक्निक यूज करना है, लाइक यूज एसेप्टिक टेक्निक। पहले भी हम लोग देखे थे कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ना हो ऐसा टेक्निक यूज करना है, हैंड वॉशिंग करना है, ग्लव्स से सबको यूज करना है, इससे पहले वाले यूनिट में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। इफ इन्फेक्टेड पेशेंट इन वार्ड कीप देम आइसोलेट, अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट जैसे आईसीयू में है
टीबी वाला पेशेंट, ट्यूबरक्लोसिस वाला, तो उनको अलग करके रखना है। और उनको अगर उनको ट्रीट कर रहे हैं तो आपको एसेप्टिक टेक्निक यूज करना है बहुत ज़्यादा, ग्लव्स से सब, ताकि आप भी बचें और दूसरे पेशेंट को भी बचाएं। एसेप्टिक क्या है, इसीलिए हमें हर एक चीज़, जैसे कि सिलेबस में पहले ही आपको एसेप्टिक टेक्निक बता दिया, तब एसेप्टिक का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे नहीं पता होगा। तो आप पूरा यूनिट को ज़रूर देख लीजिए, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मतलब बस आपको देखना है और समझ के और अपने एग्ज़ाम में अच्छा लिखना, अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। और फंडामेंटल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर एक चीज़ आना चाहिए। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे मैं MCQ प्रैक्टिस सब करवाई हूँ, तो आप नहीं देखें तो प्लीज़ देखिए। आपके लिए सारा काम मैं क्यों हूँ, बस आपको बस वीडियो को देखना है, कंज्यूम करना है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए। फ्यूमिगेशन क्या है? इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ नर्स आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड फ्यूमिगेट ईच यूनिट डन। कुछ टाइम पे फ्यूमिगेट होता है, जो भी पेस्ट, जो इंसेक्ट सब होते हैं, पूरे वार्ड को जो है वो फ्यूमिगेट किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है। हेल्प करता है रिमूव इन्फेक्शन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, पूरा इन्वायरमेंट को क्लीन करता है, क्योंकि बहुत सारे एयरबोर्न वहाँ पे इंसेक्ट सब रहते हैं, तो फ्यूमिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे वो वार्ड जो है वो पूरा क्लीन हो जाता है। तो ये नर्स चेक करते रहती है कि कितना पीरियड पे ये होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा सेफ्टी डिवाइस। रीस्ट्रेन बहुत बार यूनिवर्सिटी में पूछा, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो रीस्ट्रेन क्या है? यह मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने वाला, बेड पे जो पेशेंट होते हैं वो इधर उधर हाथ पैर, उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, जैसे कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं या फिर मेंटल पेशेंट होते हैं, वो कई बार कोई प्रोसीजर करने ही नहीं देते, तो रीस्ट्रेन का यूज किया जाता है। कैसा होता है आगे हम लोग देखते हैं। सो रीस्ट्रेन को जब आप यूज कर रहे हैं तो सिलेक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है कि सूटेबल एंड सेफ्टी एंड कंफर्ट होना चाहिए पेशेंट के लिए। नेक्स्ट डिफिनेशन अगर हम लोग देखें तो ये रीस्ट्रेन क्या है? एनी मैनुअल एंड फिजिकल मैकेनिकल डिवाइस है जो इमोबिलाइज करता है पेशेंट को, रिड्यूस करता है उनकी मूवमेंट, जो फ्री मूवमेंट करे, प्रोसीजर सब नहीं करने देते हैं, तो उस टाइम पे इसे यूज किया जाता है। पर्पस क्या है? तो इसको यूज करते हैं चिल्ड्रन में ड्यूरिंग सर्टेन डायग्नोस्टिक थेराप्यूटिक। उनको नहीं पता होता, बहुत हाथ परफेक्ट है, तो रीस्ट्रेन का हम लोग यूज करते हैं ताकि उनके जो मूवमेंट है उनको रोक सके। स्पेशली जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो बच्चा देखने ही नहीं देता है सारे बॉडी ऑर्गन को, तो हम लोग उसको यूज करते हैं। ऑल्सो यूज कीप चिल्ड्रेन फ्रॉम सेफ इंजरी, लाइक वो गिरे ये सब ना, इसलिए भी रीस्ट्रेन का यूज करते हैं। अवॉइड क्लाइंट फ्रॉम फॉलिंग, जो गिरने की चांसेस है उससे भी बचाने के लिए पेशेंट को बांध देते हैं ताकि वो गिरे नहीं। रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी टू अदर, लाइक मेंटल पेशेंट जो होते हैं, कई बार नर्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं, वो उतने खराब होते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग रीस्ट्रेन का यूज करते हैं। प्रिंसिपल क्या है रीस्ट्रेन का यूज करने का? तो यूज करते हैं ओनली जब नेसेसरी होता है तभी। कैन नॉट बी यूज कंटिन्यूअस बेसिस, लगातार आपको यूज नहीं करना है रीस्ट्रेन को। यूज रीजन शुड बी एक्सप्लेन क्लाइंट और फैमिली। अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो कई पेशेंट को लगता है कि हमें ये सजा मिल रही है, तो आपको बताना है कि नहीं, ये आपके लिए ये अच्छा है, इसीलिए आप यूज कर रहे हैं। चेक फ्रीक्वेंटली, नो नोट कॉजिंग एनी साइड इफेक्ट, देखते रहना है कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। कोई क्या साइड इफेक्ट है हम लोग आगे देखेंगे। एनी रिक्वायर्ड नॉट शुड बी टाई, अगर बांधना हो, टाई देना हो, नोट देना हो, तो आपको ऐसा नोट देना है ताकि वो जल्दी से खुल जाए। ये नहीं कि ऐसा दे दिए कि वो पूरा कस चुका है और पेशेंट अनकंफर्ट फील कर रहा है और वो खुल ही नहीं रहा है। कितने टाइप का होता है? ऐसा टाइप 10 देखेंगे, लेकिन 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे लिखना होगा। एंकलेट एंड रिस्टलेस जो यहाँ पे लगाते हैं करके देखेंगे। नेक्स्ट एल्बो एंड नियर रीस्ट्रेन आता है, मिड रीस्ट्रेन आता है, बॉडी जैकेट आता है, मम्मी रीस्ट्रेन आता है, सेफ्टी बेल्ट आता है। इसको याद कैसे रखना है? ABCD जब आपको पढ़ना, मतलब एक बच्चे को मिलता है तो वो बोलता है कि AB और M, AB से ये आ जाएगा और M2 से माँ आ जाएगा। AB माँ इतना सारा, मतलब वो बच्चा वो हो चुका है कि हमें नहीं पढ़ना है, तो ये आपको याद रखने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, AB माँ इतना सारा से आप ये 6 पॉइंट को याद रखिएगा। ऐसे 10 देखेंगे, क्योंकि चलिए देखते हैं। फर्स्ट आता है एंकलेट एंड रिस्टलेट। ये क्या है? इस तरह से रिस्ट पे लगाया जाता है। यूज टू रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी ऑफ लिम, जो हाथ पैर का एक्टिविटी है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। हु पोटेंशियली हार्मफुल टू हिमसेल्फ, या तो प्रोसीजर नहीं करने दे रहा तो उसको हार्म होगा, या फिर कई बार जो हेल्थ केयर को भी मार वार देते तो उसके हाथ को या फिर पैर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ताकि वो चलाए नहीं, इसलिए यूज करते हैं।
किस में, लाइक एग्रेसिव बिहेवियर जो पेशेंट होते हैं, मेंटल पेशेंट, उनके लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है। आल्सो यूज प्रिवेंट फ्रॉम रिमूविंग एनी डिवाइस, लाइक कोई डिवाइस आप कैथेटर लगाए हैं और पेशेंट को खींचना चाहता है तो उसके हाथ पैर को ही बांध दीजिए, ताकि क्योंकि वो रिक्वायर है कैथेटर उनके लिए, और वो अगर इस तरह से बिहेवियर करेगा तो वो ठीक कैसे होगा, तो उस टाइम पर रिस्ट्रेन कर देते हैं। एल्बो एंड नी रिस्ट्रेन क्या होता है, प्रिवेंट फ्लेक्शन ऑफ एल्बो एंड नी जॉइंट, मतलब कि वो जो है वो हैंड को इस तरह से फ्लेक्स करे ना, इसके लिए जो है इसको यूज करते हैं। प्रिवेंट फ्रॉम रीचिंग ड्रेसिंग ट्यूबिंग, जैसे कि ड्रेसिंग को हटाना चाहता है, फिर कोई जैसे नासोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा तो उसको हटाना चाहता है, तो उस टाइम पे उसके जो है वो नी के पास इस तरह से बांध देते हैं। मीट स्ट्रेन क्या होता है, ये है जो एम्प्लॉयड फॉर द चिल्ड्रेन और कंफ्यूज पेशेंट, लाइक मेंटली पेशेंट ही बोला जाएगा। रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ देयर फिंगर और हैंड, उसको बेड से इस तरह से आप देख रहे होंगे फिगर में बांध दिया जाता है पूरा हैंड में घुसा करके। प्रिवेंट रीचिंग ड्रेसिंग एंड ट्यूब, इसका भी यही पर्पस है कि वो ट्यूबिंग जो उनको है, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब या फिर जो कैथेटर सब लगा है, कैनुला है सब, उसको वहाँ तक वो ना पहुँचे। नेक्स्ट आता है बॉडी जैकेट, तो ये यूज होता है चिल्ड्रन एंड एडल्ट के लिए, जैकेट टाइप होता है और बेड से ऐसे बांध दिया जाता है ताकि पेशेंट जो है वो स्टैंड ना खड़ा ना हो सके। जैकेट यूजुअली ऑन एंड टाई एट द बैक, स्ट्रैप टाई अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस के अंदर टाई किया जाता है। प्रिवेंट द क्लाइंट सिटिंग ऑन बेड, वो बैठे ना, लाइक कोई ऑपरेशन हो रहा है तो उस टाइम तो खैर एनेस्थीसिया दिया जाता है, लेकिन कई पेशेंट उठने के चांसेस होते हैं तो रेस्ट्रेन भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है मम्मी रेस्ट्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होता है रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मूवमेंट ऑफ लिम्ब अ स्मॉल चाइल्ड ड्यूरिंग प्रोसीजर। मम्मी चाइल्ड इसलिए बच्चा से रिलेटेड है तो इसलिए मम्मी चाइल्ड बोलते हैं। देखिए इसे यूज करने का स्टेप आपको लिखा होगा, आपको मैं करके दिखा देती हूँ। लाइक ये हैंकी है, यहाँ पे पहले इसको ऐसे मोड़ देना है और यहाँ पे बच्चा को रख देना है, फिर ऐसे कर देना है और फिर इधर से ऐसे कर देना है और बच्चा को ऐसे दिखते रहना चाहिए। तो यही स्टेप था, ये आप देख सकते हैं, पहले इधर से मुड़ा हुआ है, फिर एक साइड इधर से और फिर इधर से, इस तरह से मम्मी रेस्ट्रेन बनाते हैं बच्चों के लिए ताकि हाथ पैर का मूवमेंट वो ना करे। सिक्स आता है हमारा सेफ्टी बेल्ट, ये भी जैकेट की तरह ही होता है, लाइक अ सीट बेल्ट। आप जो कार में देखे हैं ना सीट बेल्ट, उस तरह से बेसिकली ये रहता है। व्हीकल सेफ्टी डिवाइस है, जब पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना होता है लाइक स्ट्रेचर पे तो उनको बांध देते हैं इस तरह से, या फिर व्हील चेयर पे ऐसे लगा देते हैं जिसके कारण पेशेंट गिरने की चांस कम रहती है, तो ये सेफ्टी बेल्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है जो कि नहीं भी याद रखेंगे तो आपको चलेगा, लेकिन क्योंकि आपके बुक में है तो आपको पढ़ना चाहिए। क्लॉ हिच रेस्ट्रेन आता है जो कि पीस ऑफ गॉज सॉफ्ट क्लॉथ से इसे बनाया जाता है और इसका ऐसा लूप देते हैं ताकि अच्छे से हाथ घुस जाए और फिर बांध देते हैं, नोट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है क्रीप नेट रेस्ट्रेन, ये बच्चों के लिए यूज किया जाता है और ये जो है साइड रेल्स के ऊपर ऐसे जो है वो इस तरह से मतलब पूरा उड़ाया हुआ रहता है ताकि बच्चा गिरे ना। नेक्स्ट आता है स्प्लेन प्लास्टर का, जैसे कि सैंड बैग हम लोग पहले देखे थे, बैंडेज, बाइंडर, स्लिंग्स जो यूज होते हैं वो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या फिर इमोबाइल करने के लिए, पेशेंट इधर उधर ना करे जिसके कारण उनकी कंडीशन ना खराब हो, तो इसलिए यूज करते हैं। ये भी रेस्ट्रेन टाइप्स में ही आता है। लास्ट हमारा साइड रेल्स आ जाता है, साइड रेल्स को और भी अच्छे से पढ़ेंगे। ये दोनों साइड बेड के अटैच होता है, प्रिवेंट करता है ताकि पेशेंट गिरे ना, इस तरह से बेड में लगा रहता है। क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो कुछ रेस्ट्रेन से रिलेटेड खतरे हैजार्ड्स होते हैं वो हमको देख लेना है। अगर रेस्ट्रेन ज़्यादा टाइम तक अगर हम लोग रखें तो वो टिश्यू को डैमेज कर सकता है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगा इसके कारण। तो ये रेस्ट्रेन ड्यू टू कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन होता नहीं है तो वो टिश्यू डैमेज कर सकता है। डैमेज अदर बॉडी पार्ट लाइक डिसलोकेशन भी ये कर सकता है बहुत, अगर कस के बांध और बार बार पेशेंट इधर उधर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये सब खतरा है। डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर सोर, अब पेशेंट देख रहे थे कि उठ भी नहीं पा रहा था रेस्ट्रेन की वजह से, तो प्रेशर सोर हो सकता है। इस्चीमिया हो सकता है या फिर नर्व डैमेज हो सकता है। इस्चीमिया क्या है, ब्लड सप्लाई ना होने के कारण टिश्यू जो है वो डैमेज होने लगते हैं, डाई होने लगते हैं। बेसिकली इसमें ब्लड सप्लाई की कमी होना टिश्यू में इस्चीमिया है। साइकिक इंजरी खतरा हो सकता है, पेशेंट फील करता है कि उसको पनिश किया जा रहा है, तो ये सब खतरे हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये आप अगर देखें कंफ्यूज नहीं होना है आप के सिलेबस में, पर्पस से सब हम लोग देखें। इंडिकेशन किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट बच्चे के लिए। लीगल इम्प्लीकेशन एंड कंसर्ट क्या होता है कि आपको पेशेंट को बता देना है कि हम यूज़ क्यों कर रहे हैं और उसके फैमिली वाले से भी कंसर्ट आपको मतलब उनसे सलाह लेना है, उनको बताना है। और एप्लीकेशन ऑफ रेस्ट्रेन स्किल एंड प्रैक्टिस अब हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या है,
कुछ गाइडलाइन है जो कि रीएस्ट्रेंट शुड भी करेक्ट साइज में होना चाहिए ताकि डिस्कम्फर्ट ना हो पेशेंट को। पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट रीएस्ट्रेंट, जैसे कि देखिए कि कंसल्ट उनको लेना है, उनको बताना है, डायरेक्ट आप नहीं बांध सकते। अगर वो अनकॉन्शियस हो तो उनके फैमिली वालों को बताइए। ओनली व्हेन प्रोसीजर टू प्रिवेंट द पेशेंट फेल्ड रीएस्ट्रेंट शुड बी यूज। बहुत सारे प्रोसीजर मतलब कि और भी चीज़ें हैं जैसे आप समझा सकते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ें नहीं मान रहा है तब आपको रीएस्ट्रेंट का यूज करना है। पेशेंट शुड बी इवैल्यूएट एवरी 2 आवर। अगर आप रीएस्ट्रेंट उसको बांधे हैं तो उनके साइड सबको देखते रहना है कि वहाँ पे नेक्रोसिस या फिर टिश्यूज एंड डैमेज तो नहीं ना हो रहा है, तो इवैल्यूएट आपको करते रहना है। ये एप्लीकेशन मतलब कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रख। नेक्स्ट आ जाता है प्रैक्टिस गाइडलाइन, ये जो यहाँ पे है। तो वो क्या गाइडलाइन जो रिक्वायर है, पेशेंट और गार्जियन परमिशन सबसे पहले आपको लेना होगा। नहीं तो पेशेंट बोलेगा कि जानवर थोड़ी है जो आप इसे बांध के रख रहे हैं, तो वो उनको बताना होगा कि इनके बेनिफिट के लिए ही है। प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स शुड बी ऑब्टेन, मतलब डॉक्टर की भी परमिशन आपको लेके ही रीएस्ट्रेंट का यूज करना है। इट शुड बी टोल्ड टू पेशेंट को ये समझाना है कि रीएस्ट्रेंट जो है वो कुछ ही समय के लिए आपको मैं लगा रही हूँ और ये प्रोटेक्टिव रीजन से है, ना कि आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको बताना होगा पेशेंट को। बोन या फिर उनकी जो गार्जियन होंगे, पेरेंट्स होंगे। बोनी जो प्रोमिनेंट है, बोनी एरिया जो है वो जो है वो शुड बी पैडेड बिफोर यूजिंग रीएस्ट्रेंट, ताकि उस पर कोई मतलब वहाँ पे कुछ पैड ये सब रुई ये सब रख देना है ताकि वहाँ पे ज़्यादा उनको प्रेशर ना पड़े। रीएस्ट्रेंट लिम्ब शुड बी इवैल्यूएट फॉर साइन इम्पेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन। आपको देखते रहना है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, वो इम्पेयर्ड तो नहीं हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है अदर सेफ्टी डिवाइस, जिसमें साइड रेल्स पहले हमें देखना है। तो साइड रेल क्या है, दे अटैच टू बोथ साइड ऑफ बेड, बेड के दोनों साइड रहता है, जो कि पेशेंट को गिरने से बचाता है बेड से। लाइक आप ये बेड देख रहे हैं तो इस तरह से आपको ये जो दिख रहा है साइड रेल्स ही है। और क्या है, साइड रेल जो है वो केप्ट राइज उठा के रखना चाहिए ऑफ ऑल क्लाइंट जिनकी जो है वो कॉन्शियसनेस अल्टर्ड है, क्योंकि उन्हें की गिरने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो उनके लिए साइड रेल्स हमेशा आपको जो है वो राइज करके रखना है। इसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, क्यों साइड रेल्स रहता है, तो प्रिवेंट क्लाइंट फ्रॉम गेटिंग आउट, वो बेड से बाहर ना आ जाए या फिर वो बेड से गिर ना जाए। दोनों एक ही पॉइंट है, अलग अलग बस सेंटेंस बनाया हुआ। टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ इंजरी, गिरेगा तो उसको इंजरी होगा, तो वो सबसे बचाने के लिए। यूज ऑफ साइड रेल्स कब यूज करते हैं, तो मेनली यूज होता है जो कि अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, मेंटली सही नहीं है, फिर एल्डरली क्लाइंट वो भी गिरने की ज़्यादा चांस होती है, फिर चिल्ड्रन के लिए साइड रेल्स उठा के राइज करके रखा जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रैब बार्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये ग्रैब बार्स क्या है आपके सिलेबस में, ये सेफ्टी डिवाइस है जो कि डिजाइन इनेबल टू पर्सन मेंटेन बैलेंस। ये दीवार ये सब में रहता है, वॉशरूम इस सब में, उसको पकड़ने वाली जो चीज़ें होती है ना, उसी को ग्रैब बार बोलते हैं। ग्रैब बार्स सिंपल रूम स्ट्रक्चर्स दैट आर इंस्टॉलेड इन अ बाथरूम, मतलब बाथरूम में लगाया जाता है, बाथरूम के रूम में। इसका पर्पस क्या है कि गिव सपोर्ट विल दे स्टैंड सिट इन द बाथरूम। बेसिकली जो एल्डरली पेशेंट होते हैं इस तरह से ऐसे उसे पकड़ के ताकि वो खड़े हो सके, बैठ सके, इसीलिए ये ग्रैब बार्स का यूज किया जाता है। कुछ पॉइंट जो कि ग्रैब बार के पोजीशन से रिलेटेड है कि वो कैसा कैसा होता है। तो सबसे पहले तो एक जो है वो वर्टिकल ग्रैब बार्स होते हैं। वर्टिकल का मतलब समझते होंगे कि इस तरह से रहेगा और मे हेल्प विथ अ बैलेंस विथ स्टैंडिंग, उसको उठ के खड़े होने में वो हेल्पफुल रहता है पेशेंट के लिए। हॉरिजॉन्टल ग्रैबर नॉर्मली भी वॉशरूम में लगाया जाता है जब लोग घर बनाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल ग्रैबर्स इस तरह से रहेगा। और प्रोवाइड असिस्टेंट विथ सिटिंग एंड राइजिंग, वो इस तरह से रहेगा कि उससे उठ के खड़ा या फिर बैठ हो सके। सम ग्रैबर्स अदर जो होते हैं वो एंगल से इंस्टॉल होते हैं, कुछ इस तरह से कि मतलब पेशेंट की नीड कैसी है या फिर लोगों की नीड कैसी है, उस तरह से ग्रैब बार वॉशरूम में सब में लगाया जाता है, बाथरूम में। प्रिकॉशंस क्या है, मतलब क्या चीज़ें ध्यान रखनी है इससे रिलेटेड, तो वो ग्रैब बार्स अगर है तो उस पर कोई भी कपड़ा कई बार लोग रख देते हैं, तो वो सब नहीं रखना चाहिए। बाथरूम ग्रैब जो है वो मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड शुड नेवर लिफ्ट विद सॉप ये सब नहीं रखना चाहिए, तो फिसल सकता है। तो ये सब प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक कंफ्यूजिंग टॉपिक, एम्बू अलार्म। तो देखिए एम्बू अलार्म जैसी चीज़ें वैसे आपके बुक में उतना दिया हुआ नहीं है, आप अगर आइक्लेमेट सब देखते हैं तो एम्बू अलार्म का कई बार मतलब ये भी होता है कि एक ये
पेशेंट के पैर ये सब में भी होता है, और एक एम्बू अलार्म रिलेटेड है जो कि एम्बू बैग आता है उससे। तो ये चीज़ें क्या है देख लेते हैं एम्बू अलार्म। तो इन मेडिकल कंटेक्स्ट एम्बू अलार्म जो है टिपिकली रेफर टू अलार्म जो कि रिलेटेड है एम्बू बैग से। एम्बू बैग क्या है, मैकेनिकली आप सीपीआर के टाइम पे देखे होंगे जो दिया जाता है। ऑल्सो नो, इसी बैग को क्या जानते हैं, वाल्व मास्क या फिर BBM बैग वाल्व मास्क। तो इसमें अलार्म रहता है। इसका क्या काम है हम लोग अगर देखें तो यह डिवाइस जो है एम्बू बैग वो यूज होता है मेडिकल वेंटिलेशन एंड ऑल्सो रेफर टू। और इसमें जो अलार्म अगर लगा हुआ है, ऐसा तो वेंटिलेशन हवा के लिए से यूज करते हैं सीपीआर सब में आप देखे होंगे, लेकिन अगर अलार्म है तो वो रिलेटेड है कि कंपनी में उसमें अलार्म भी जो लगाई है और उसका क्या पर्पस था। अलार्म सच एज अ लो प्रेशर हाई प्रेशर अलार्म, वो क्या करता है कि एम्बू बैग में अगर लो प्रेशर हो रहा है जो कि कहीं पे लीकेज होने की वजह से आप प्रेशर दे रहे हैं लेकिन पेशेंट में जा ही नहीं रहा, तो अलार्म बजेगा ताकि आपको वो जो एम्बू से दे रहे हैं उनको पता चल सके। हाई प्रेशर पे अलार्म बजने लगता है। लाइक अगर वो कहीं पे कंजेशन हो गया उस ट्यूब में और आप प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर हाई है, पेशेंट को जा ही नहीं रहा है, तो क्योंकि वहाँ पे कोई रुकावट आ गई हो तो वही अलार्म बजता है। तो क्या पर्पस रहा इस अलार्म का, अलर्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल पोटेंशियल इशू लाइक अ वेंटिलेशन डिवाइस इटसेल्फ, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया है, फिर कोई वहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम चेक करने के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो, हाई प्रेशर लो प्रेशर होगा और जिसके कारण ये बजने लगता है। तो यही था आपका एम्बू अलार्म। ऐसे अगर आप ये ठाकुर पब्लिकेशन की बुक में देखेंगे तो एम्बू बैग के बारे में ही बता दिया और आई क्लेमेंट में तो दिया ही नहीं, फिर भी मैं नेट से सर्च करके आपको बताई। नेक्स्ट आता है और लास्ट, नन स्किड स्लीपर। नन स्किड स्लीपर का मतलब क्या है कि एंटी फॉल स्लीपर जो हम लोग भी बेसिकली यूज करते हैं, और कुछ सॉक्स भी आते हैं जो कि इस तरह से स्किड उसका स्ट्रक्चर रहता है ताकि वो गिरे नहीं। हाईली इक्विप्ड स्पेशली डिजाइन फॉर फुटवेयर सॉक्स, जिसका मेन पर्पस है कि पेशेंट गिरे नहीं। पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट फॉल। हाईली रिकमेंडेड होता है एल्डर पेशेंट के लिए जिनको गिरने की ज़्यादा चांसेस है, फिर डिसोरिएंटेड पेशेंट के लिए भी। सॉक्स आप कई देखे होंगे इस तरह से रहता है कि ताकि वो स्लीप ना करे, उसे ये जो है रेसिस्टेंस जो है वो क्रिएट करेगा, इसके कारण गिरने से पर्सन बचता है। तो यही था आपका पूरा सिलेबस खत्म होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट था फिजिकल इन्वायरमेंट, फॉल रिस्क असेसमेंट, रीअस्टेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था। साइड रेस भी आपसे पूछ। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग। अगर कोई भी फिर भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, एंड अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा यूनिट 11 है। अब हमारा फंडामेंटल 1 जो है वो खत्म होने वाला है, बहुत जल्द हम लोग फंडामेंटल 2